अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित भाई, आपसे मशवरा लेना चाह रहा था। रियल एस्टेट के अंदर किस तरह क्लाइंट अपना बनाना चाहूँ। अब्दुल बासित भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह न्यू कस्टमर बनाए जा सकते हैं, प्लीज गाइड। अच्छा बासित भाई, रियल एस्टेट सेक्टर में क्लाइंट कैसे बनाए जाए? बासित भाई, मेरा भी ये सवाल है, रियल एस्टेट सेक्टर में क्लाइंट किस तरह बनाए? अब्दुल बासित भाई, मेरा भी ये सवाल है, रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह क्लाइंट बनाए जाते हैं? बासित भाई, मेरा भी यही सवाल है, रियल एस्टेट फील्ड में क्लाइंट किस तरह बनाए जाते हैं और इस फील्ड से मुंसलिक होने वाले नए लोगों के लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? ये सवाल सिर्फ इन ब्रोकर्स और आप ब्रोकर्स का ही नहीं है, बल्कि उन तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स का भी है जो इस फील्ड में या तो कदम रखना चाहते हैं या कदम रख चुके हैं, लेकिन सिर्फ ये वाहिद जुमले की वजह से कि रियल एस्टेट में क्लाइंट किस तरह बनाए जाएं, कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। या जो नया रियल एस्टेट एजेंट बनना चाह रहा होता है, वो इसी खौफ की वजह से, इस एक जुमले के खौफ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता और रियल एस्टेट फील्ड में कदम नहीं रखता। आज हम इसी टॉपिक के हवाले से डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में, रियल एस्टेट फील्ड में क्लाइंट किस तरह बनाए जाएं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने पहले पॉइंट पे बढ़ने से पहले एक बात को नोट कर लें, अगर ज़िंदगी में आपने कुछ सोच लिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो वो काम आप नहीं कर सकते। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस फील्ड में कदम बढ़ाने से पहले मैं आपको मोटिवेट करूं कि ये फील्ड अगर आपको मुश्किल लगती है तो ये फील्ड मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं क्लाइंट किस तरह बनाऊंगा, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो मार्केटिंग से रिलेटेड डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आपने मार्केटिंग अपनी मजबूत करनी है। जब आप रियल एस्टेट सेक्टर में आपने कदम रख लिया, तो आप कहीं भी जाते हैं, जो भी गैदरिंग में जाते हैं, आप बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी आपकी डिस्कशन रियल एस्टेट से रिलेटेड हो। आप दावतों में जाते हैं, आप इवेंट में जाते हैं, आप 10 लोगों के साथ बैठे हैं, आपकी दीगर एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जहां भी आप जाएंगे आपकी डिस्कशन रियल एस्टेट से लिंक कर रही होगी। उसके बाद एक बात तो नोट कर लें कि वक्त बहुत चेंज हो गया है। पहले जो मार्केटिंग का वक्त था वो यही था कि आप जिससे मिलते थे उसी को बोल सकते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का वक्त है। अपने आप को अपने सोशल मीडिया पे लोहा मनवाना है। सोशल मीडिया पे आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, जितने भी रिसोर्सेज हैं, अपने तमाम रिसोर्सेज को यूज करें, यूटिलाइज करें। आपको खुद मौका मिलेगा रियल एस्टेट में क्लाइंट बनाने का। जब आप अपने आप को यूटिलाइज करेंगे, लेट्स सपोज अगर आपने कहीं अपना पोस्ट लगाया, फेसबुक पे लगाया, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे लगाया कि मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड आपने अपनी कोई इन्वेंट्री शेयर कर दी या अपनी कोई रिक्वायरमेंट लिख दी, तो आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट जरूर करेगा कि मेरे पास प्लॉट है, या ये कांटेक्ट जरूर करेगा कि मेरे दोस्त के पास प्लॉट है, मेरे दोस्त के पास ये प्रॉपर्टी है, ये हाउस बेचना चाह रहा हूँ, ये शॉप रेंट पे देना चाह रहा हूँ। तो आपके पास कांटेक्ट जरूर आएंगे। ये लैकिंग की जाती है आजकल लोगों की कि लोग मार्केटिंग नहीं करते। जहां भी जाएं, जहां भी उठना बैठना होता है आपको मार्केटिंग करनी है। इसी के साथ कई लोग ऐसा होता है कि सोशल गैदरिंग नहीं कर पाते, वो हिम्मत नहीं करते, ना बात करते हैं। तो ये बात याद रखें कि जब आप रियल एस्टेट में आ गए, तो रियल एस्टेट वो फील्ड है कि यहाँ पर वॉक इन कस्टमर नहीं आता। आपने कोई शॉप नहीं खुली हुई या कोई ऐसा बड़ा फ्रेंचाइज आपने नहीं खोला हुआ कि कोई नाम देख के फौरन आपकी शॉप के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर एंटर हो जाएगा। आपको अपना लोहा मनवाना पड़ेगा, अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। वो किस तरह होगा? वो आपकी मार्केटिंग से ही होगा। आपने हर जगह कहना है मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं। अगर आप गली से गुजर रहे हो तो उस गली में 500 लोग हों तो 500 में से 250 लोग कम से कम आपको जानते हो कि यू आर रियल एस्टेट एजेंट। अगर आपकी मार्केटिंग मजबूत है तो रियल एस्टेट सेक्टर में आपको क्लाइंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे इस सेकेंड पॉइंट में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें मैंने बड़े से बड़े रियल एस्टेट एजेंट में बहुत लैकिंग्स देखी है। एक्यूरेट और सॉलिड इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास एक्यूरेट और सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है तो रियल एस्टेट सेक्टर में आप सरवाइव नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप रियल एस्टेट की रीढ़ की हड्डी समझें कि अगर आप इंफॉर्मेशन में आते हैं तो आपका काम भी अधूरा होगा, और जो काम आप अधूरा छोड़ देंगे वो आप मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। कई लोग रियल एस्टेट एजेंट इसीलिए बनना चाहते हैं कि बस डील होगी और हमारा कमीशन जनरेट होगा और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब तक आपकी बुनियाद मजबूत नहीं है, आप अपनी बिल्डिंग मजबूत नहीं बना सकते। अपनी बेस को मजबूत करें, इंफॉर्मेशन आपके पास एक्यूरेट हो और सॉलिड हो।
कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या बारीकियां होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा उस एरिया के नो हाउ आपको, उसमें बारिश होती है तो किस तरह का मामला हो जाता है, पानी खरा तो नहीं होता, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई का क्या इशू है, इसके अलावा वहाँ पर किस तरह की कम्युनिटी रहती है, वहाँ पर रेट का किस तरह का उतार चढ़ाव है, रेट बढ़ता कब है, गिरता कब है, ये तमाम चीज़ें और दीगर चीज़ें जब आप रियल एस्टेट फील्ड में कदम रखते हैं तो आपको पता चलता रहता है। वो बेस आपको मजबूत करनी होती है। जब आप रियल एस्टेट फील्ड में कदम रखते हैं तो कई लोग आपको आजमाने के लिए भी कॉल करते हैं, और कई ऐसे हैं कि जब आप गैदरिंग में बैठ के डिस्कस करेंगे कि आई एम रियल एस्टेट एजेंट, मैंने अपना नया काम शुरू किया है, तो आपसे कई लोग पूछेंगे कि इस जगह का रेट बताइए, इस जगह का रेट बताइए, इस स्ट्रीट का रेट बताइए, इस प्लॉट का रेट बताइए, इस हाउस का रेट बताइए, यहाँ पर रेंटल इनकम क्या है। ये तमाम सवालात, इन तमाम सवालात से पहले आपकी मेहनत होनी चाहिए और आपका पूरा काम होना चाहिए इसके ऊपर कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट करें। अपना तीसरा पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जब प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन होती है तो उस प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन कहाँ होती है, वो ट्रांसफ़र कहाँ होता है? आप कहेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफिस में होता है, चाहे वो कहीं का भी हो, DHA का ऑफिस हो, बैरिया टाउन का ऑफिस हो, पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी ट्रांसफ़र ऑफिस हों, वहाँ पर प्रॉपर्टी होल्डर जाता है या बायर ख़ुद जाता है। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि वो प्रॉपर्टी होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाने के लिए जाता है, दीगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाता है, मेंबरशिप के लिए जाता है, तो वो वहाँ पर जाता है। और जब वो वहाँ पर जाता है, अपना काम निपटाता है, कई बार उसको वहाँ पर कुछ चीज़ों में दुश्वारी होती है। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रांसफ़र ऑफिस में विज़िट, ट्रांसफ़र ऑफिस विज़िट किया करें। वीकली 1 मरतबा 2 मरतबा जाएं। आपका काम नहीं है ना, फिर भी आप जाएं, चक्कर लगाएं, अपना कार्ड लगा लें। अपने आपने यहाँ पर गले पे कार्ड लगाया और आप DHA ट्रांसफ़र ऑफिस चले गए, कभी फाइनेंस में चले गए, जहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ चले गए, कभी मेंबरशिप काउंटर की तरफ चले गए। तो जब आप जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ज़रूर ऐसा टकराएगा और पूछेगा आर यू रियल एस्टेट एजेंट? तो फिर आप कहेंगे कि जी हाँ मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ। उसको अपना विजिटिंग कार्ड दें। कोई वहाँ पर परेशान हो रहा हो कि मैं ये काम किस तरह करवाऊँगा, तो उसकी आप हेल्प करें। जब आपको पता होगा तो ज़रूर आपका वहाँ उससे शेक हैंड होगा, और जब आपका उससे वहाँ शेक हैंड होगा, एक कदम आगे बढ़ाएंगे, पूछेंगे आप कि आपकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। तो जब आप वहाँ पर शेक हैंड कर लेंगे, जब आपने वहाँ पर एक कदम आगे बढ़ा लिया, तो याद रखिए कि आपका वो एक कदम आगे बढ़ाना आपको मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगा और ज़रूर आपकी उनसे डील मैच्योर होगी। इस रियल एस्टेट फील्ड में कई बार आपको इन्वेस्टर 5 लाख का भी मिलेगा, और कई वो इन्वेस्टर भी होगा जो 5 अरब रुपए का पोटेंशियल रखता होगा, वो भी कांटेक्ट करेगा। मेरा 4th पॉइंट है रिस्पेक्ट टू एवरीवन। जब आप तमाम को इक्वली रिस्पेक्ट देंगे, तमाम को इक्वली टाइम देंगे, तमाम को इक्वली एंटरटेन करेंगे, तो आपको इसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। इस रियल एस्टेट फील्ड में कई ऐसे लोग हैं जो काम इसीलिए करते हैं कि वो अमाउंट ऑफ कमीशन उसके ऊपर फोकस करते हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि आपकी जो इंटेंशन है, आपका जो फोकस है, वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे होना चाहिए। जब आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि कई बार आपको 50 करोड़ रुपए वाला इन्वेस्टर जवाब ना दे, लेकिन इक्वली आप ट्रीट करेंगे। और रियल एस्टेट फील्ड ऐसी है कि जहां पर क्लाइंट, जहां पर इन्वेस्टर, ये मल्टीपल होते हैं। जब आप इक्वली टाइम देंगे तो 5 लाख वाला इन्वेस्टर आपको 50 करोड़ रुपए वाले इन्वेस्टर से भी मिलाएगा। और समटाइम ऐसा भी होगा कि जब आप डील कर रहे होंगे तो कई बार बड़े इन्वेस्टर के ऊपर मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन वो आपको काम नहीं देगा। लेकिन फिर भी आपने इक्वली ट्रीट करनी है, इक्वली टाइम देना है, इक्वली इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और इक्वली सबको ट्रीट करना है। तो छोटे से छोटा इन्वेस्टर आपको वही इन्वेस्टर बड़े से बड़े इन्वेस्टर की तरफ मिलाएगा। रियल एस्टेट फील्ड हो या दुनिया में कोई भी काम हो, हलाल हो और फ़कत हलाल हो, आपने भरोसा अपने रब पे करना है। यही मेरा 5वां और आखिरी पॉइंट है। जब भी आप घर से निकलें, अपने रब पे भरोसा करते हुए निकलें कि जब आप घर से निकलते हैं तो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके मदर फादर हो, आपकी बीवी बच्चे हों, या वो लोग हों कि जिनकी आप किफ़ालत कर रहे हैं, वो रिश्तेदार जिनको आप
मंथली कुछ ना कुछ देते हैं, वो मस्जिदें हैं जिनके साथ आप मंथली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन मिलाते हैं, या वो NGOs जिनके साथ आप कोऑपरेट करते हैं, उन तमाम का नसीब आपके कंधों पर होता है, उन तमाम का नसीब आपके साथ जुड़ा होता है। तो जब भी आप घर से निकलें, अल्लाह पर भरोसा करें कि वो रब आपको ज़रूर आपका रोज़गार देगा। और ये बात याद रखिए कि रोज़ी का वादा अल्लाह ने किया है। तो आप रियल एस्टेट फील्ड में आपने ज्वाइन किया है, कई भी फील्ड में है, तो आपको रोज़गार ज़रूर मिलेगा, ये आप जहन बना के चलें। लेकिन उसके लिए पीछे आपकी मेहनत जुड़ी होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। कई ऐसे रियल एस्टेट एजेंट हैं, हमने भी देखा है कि कई ऐसी डील्स होती हैं कि जिनके ऊपर हम 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लगा देते हैं, लेकिन वो डील मैच्योर नहीं होती। क्यों? कि उसमें हमारे लिए बेहतरी नहीं होती है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल हाल नहीं होती है। लेकिन कई ऐसी डील्स भी होती हैं कि जो 2 दिन के शॉर्ट टाइम पीरियड पे आपकी डील मैच्योर होती है और उसमें आपका कमीशन भी अच्छा होता है। कई ऐसे भी हमने रियल एस्टेट एजेंट देखे हैं कि जिन्होंने एक घर का विज़िट कराया, 15 करोड़ रुपए का घर था, उनकी डील मैच्योर हो गई एक दिन में। तो ये वो नसीब होता है। और मैंने इस बात को इस तरह जज किया कि एक मैंने प्रॉपर्टी सेल की थी फ़ेज़ 8 की। वो प्रॉपर्टी जो मैंने सेल की थी वो 2019 में की थी, लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र लेटर था, वो जो ट्रांसफ़र पहले हुआ था 2019 की ट्रांजेक्शन से पहले, वो 2004 में हुआ था। तो मैंने सोच लिया कि मेरे रब ने मेरा नसीब 2004 में ही लिख दिया था कि अब ये प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन होगी तो अब्दुल बासित जाकवानी के थ्रू होगी। तो अपने रब पे भरोसा करें, मेहनत करें। मेहनत की अज़मत को हर दौर सलाम करता है। अपने रब पे भरोसा करते हुए घर से बाहर निकलिए, और जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने घर वालों से दुआ भी ज़रूर करवाते निकलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।